Hello everyone, welcome to the P Block series. So this is our first lecture और इसमें हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि P ब्लॉक क्या है, उसे P ब्लॉक क्यों बोलते हैं एंड इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं, वो ग्रुप्स का काउंट 6 क्यों होता है एंड हर ग्रुप में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, क्या एक सेम सा पैटर्न फॉलो होता है सारे ग्रुप्स में कि उनका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो बाकी ग्रुप से डिफरेंट बिहेव करता है एंड सारे ही ग्रुप्स में उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे all that. So this is going to be a preparatory video of all those groups that we will cover in the P block. तो इसके बाद मैं ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 इन सब की कंप्लीट प्लेलिस्ट अपने चैनल पर डालूंगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं। P block elements एंड मोर ओवर मैं हर लेक्चर के नोट्स उसके डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ। सो वीडियो देखने के बाद ही वीडियो के साथ साथ उन्हें रेफर करो, उससे काफी फायदा होगा। एंड मोर ओवर जैसे ही एक पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो मैं एंड में अपने खुद हैंड रिटन नोट्स जो मेरे जेई के टाइम के है वो भी अपलोड करूंगी एंड उसके अलावा जो हम अभी पढ़ते हुए नोट्स बना रहे हैं वो भी अपलोड करूंगी। सो प्लीज डू चेक आउट देम, दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर बोथ जेई एंड नीट। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि नंबर ऑफ ग्रुप 6 क्यों होते हैं, वाई पी ब्लॉक है 6 ग्रुप्स। तो यार देखो, जो तुम्हारा पी सबशेल है उसमें तुम एट मैक्स 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो। तो मान लो कोई एलिमेंट ऐसा है जिसके वैलेंस शेल पी है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है उससे डिफरेंट होगी उस एलिमेंट से जिसके वैलेंस पी में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ से पूरी गेम स्टार्ट होती है, इसलिए यहाँ पे होते हैं 6 ग्रुप्स, क्योंकि अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है इससे, np1, np2, np3 एंड सो ऑन np6। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती जाती है। दिस इज बिकॉज as the number of electrons increases in the particular subshell, तो वैसे वैसे क्या होता रहता है, उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती हैं। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट चेंजिंग। ठीक है। सो 6 ग्रुप्स होते हैं, कौन से? 13, 14, 15, 16, 17, 18। जस्ट फॉर रेफरेंस ये तुम्हारे 11th की एनसीईआरटी में होता है एंड ये 12th की एनसीईआरटी में होता है। सो पुराने एडिशंस में तुम्हें ये अभी भी मिल जाएंगे चैप्टर, न्यू वाली में डिलीटेड है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे देखते हैं। तो तुम देखो, जैसे जैसे तुम राइट हैंड साइड पे जा रहे हो वैसे वैसे तुम्हारे अ, जो वैलेंस सबशेल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है। तो इसी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है, क्योंकि वैलेंस शेल से ही इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, राइट? तो अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में तभी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तुम निकाल पाओगे, तो इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस टुवर्ड्स द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये चीज बोलते हुए मैं ग्रुप 18 की बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज एज यू ऑल नो दीज आर नोबल गैसेस एंड इनकी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होती है विच इज वेरी स्टेबल। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। एंड उसके अलावा एक चीज देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो देख लेते हैं कि कोई भी अगर एक ग्रुप है तो वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दिखा सकता है। सो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट shown by a group is equal to total number of valence electrons। जैसे इससे पहले हमने कौन सा ब्लॉक देखा था? डी ब्लॉक। तो उसमें देखा था कि वैलेंस शेल में चाहे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो, जरूरी नहीं है कि वो
सारे इलेक्ट्रॉन्स को ही बाहर निकाल दे, दैट इज कि वैलेंस शेल के बराबर, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती थी। हमने उसमें पूरे ऑक्सीडेशन स्टेट याद करने की चीज भी देखी थी, एंड देखा था कि जो Mn होता है उसकी +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है पूरे के पूरे हमारे 3D सीरीज में। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, अभी हम ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ये तो था हमारा नॉर्मल पी ब्लॉक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं जो काफी यूज होती हैं इन पी ब्लॉक, एंड इन जनरल भी पता होनी चाहिए, पीरियोडिक में भी ये चीजें पढ़ी होती है। दिस इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, योर डी एन एफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है ये पुअर शील्डर होते हैं, एंड जैसे जैसे तुम किसी भी ग्रुप में नीचे जाते हो तो नंबर ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस इन इनर कोर, राइट। एंड उसी के साथ साथ क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन तो पुअर शील्डर है, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पे ज्यादा प्रोटॉन अपना जो है काबू कर सकता है, तो फिर जेड इफेक्टिव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी एलिमेंट्स जो कि ऊपर की साइड पे। डाउन दी ग्रुप जेड इफेक्टिव ऑन दी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि जो टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन वो कम हो जाती है, दैट इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। अब देखो, तुम्हें समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट देना नहीं चाह रहा है, मतलब अपने आप से दूर नहीं करना चाह रहा है, दैट मीन्स वो ऑक्सीडाइज होने में दिक्कत करेगा। इसका मतलब जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है वो ज्यादा स्टेबल होंगी फिर नीचे के इलेक्ट्रॉन्स में, देयरफॉर फॉर लोअर एलिमेंट्स lower oxidation state becomes more stable than the higher one. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हुए तो वो अपने आप को रिड्यूस करके लोअर में भेजना चाहेंगे, दैट मीन्स if by chance they are present in higher oxidation states, then they will try to go in lower oxidation state. They will try to go to, अब इससे क्या पता चल गया, कभी भी तुम्हें ऐसे ये एलिमेंट्स जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में दिख गए किसी रिएक्शन में, तो तुम्हें पता है कि ये जो है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कम करना चाहते हो, तुम्हें इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पता होगी तो तुम थोड़ा प्रोडक्ट्स को गेस कर पाओगे। सो they get easily reduced and so they are strong oxidizing agent, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में बहुत तेज है, and so they are strong oxidizing agent। तो ये तो हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख ली कि जो नीचे के एलिमेंट्स होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्यों काम करते हैं जब वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो। ठीक है, अब हम एक और चीज देखते हैं कि
इनके जो फर्स्ट एलिमेंट होता है पी ब्लॉक का, वो बाकी एलिमेंट से अलग बिहेव क्यों करता है, उसका रीजन देखेंगे एक बार। सो व्हाई द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ग्रुप, ऑब्वियसली पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, शोज एनॉमलस ठीक है। एक तो चीज होती है कि उसमें डी और एफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और दूसरी चीज कि उनका साइज बहुत ही छोटा होता है, जिसके दो रीजंस है, स्मॉल साइज और उसके अलावा होता है एब्सेंस ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दो या फिर डी एंड एफ सबशेल्स इन वैलेंस शेल। ठीक है। तो पी ब्लॉक के बाद जब हम एस ब्लॉक करेंगे तो उसमें भी ये चीज आएगी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अनॉमलस बिहेवियर शो करता है। तो उसमें जब हम रीजन देखेंगे तो उसमें सिर्फ स्मॉल साइज एक रीजन होगा, बट सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक की एक खासियत है कि उसमें ये रीजन भी आ जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये दोनों रीजंस है। तो हम देखते हैं कि अब स्मॉल साइज होने की वजह से क्या प्रॉपर्टीज में फर्क आता है, एंड एब्सेंस ऑफ डी एंड एफ सबशेल्स की वजह से प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस आता है। मतलब हम बोल रहे हैं ना कि अनॉमलस बिहेवियर दिखाता है इन रीजंस की वजह से, जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो अनॉमलस बिहेवियर क्या है वो देखते हैं। सो फर्स्ट इज स्मॉल साइज। सो इस वजह से क्या होता है कि इट शोज ड्रास्टिक डिफरेंस इन ऑल द प्रॉपर्टीज रिलेटिंग साइज। जैसे डेंसिटी ले लो, नॉर्मल रेडियस ले लो। ठीक है। देन एब्सेंस ऑफ डी एंड एफ सबशेल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे बहुत ही ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है, बहुत ही ज्यादा नॉर्मलस बिहेवियर आता है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एब्सेंस ऑफ डी एंड एफ सबशेल्स इन वैलेंस शेल। राइट। तो इससे हम देखते हैं क्या क्या फर्क आता है। फर्स्ट वन इज मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इससे क्या होता है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं इनका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होता है। तो अगर किसी ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ ली है तो वो यहाँ रिलेट कर पाएगा, और किसी ने नहीं भी पढ़ी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। कि तुम्हारे पास कोई एक एटम है, एक एलिमेंट है एज एन, तो क्या है कि लिगेंड्स लिगेंड्स क्या होते हैं, जैसे तुम नॉर्मली कोई कंपाउंड बनता है तो उसमें तुम्हारे पास एक कटायन अनायन होता है या फिर नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, तो एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, लाइक काफी सुपरफिशियल लेवल पे बता रही हूँ। तो वो इसे इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, या फिर अलग अलग तरीके के तुम्हारे ऐसे कंपाउंड्स बन जाते हैं। सो बस इतना समझो, कुछ ऐसे बात नहीं है। तो बस ये मान के चलो कि ये 4 लिगेंड्स को ये अकोमोडेट कर पाता है, क्योंकि अ, अब इसके रीजंस तुम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखोगे। मतलब ठीक है, अभी मैं अगर वो बताऊंगी तो काफी हम डेविएट हो जाएंगे। तो बाकी एलिमेंट्स में देखते हैं क्या होता है। सो दे कैन एक्सपैंड देयर कोऑर्डिनेशन नंबर।
दैट इज ग्रेटर देन 4। तो ठीक है, थोड़ा सा रीजन बता देती हूँ जस्ट फॉर कंटेक्स्ट। ऐसा होता है कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने हैं, राइट? तो तुम्हें कुछ ऑर्बिटल तो चाहिए वो एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसीलिए क्या होता है कि अ, जैसे अगर तुम्हारे पास डी एंड एफ सबशेल जो है वो वेकेंट पड़ा है, तो तुम उधर भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हो। बट अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई सबशेल ही खाली नहीं है, तुम्हारे पास जगह ही नहीं है, तो तुम एक्सेप्ट कहाँ करो? तो ये रीजन है। सो दिस इज ड्यू टू डी एंड एफ वेकेंट सबशेल्स। ठीक है, तो पहली चीज तो ये देख ली। अब दूसरा है पाई बॉन्डिंग। ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है। एंड वापस बोल रही हूँ, कोई चिंता करने की बात नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नहीं भी आते तो भी कोई ऐसे चीज नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगी। बस ये कुछ पॉइंट्स है, इससे आप ज्यादा रिलेट तब कर पाओगे जब एक बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लिए। बट कोई दिक्कत की बात नहीं अभी। तो पाई बॉन्डिंग देखते हैं। तो ये भी उसकी बात है कि एस एंड पी जो है, ये जो है, ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और जो डी है वो पाई पाई बॉन्ड बनाता है। डी जो है वो पाई बॉन्ड बनाता है। तो अब इससे क्या होता है, नीचे के एलिमेंट्स डी पाई ओवरलैपिंग कर पाते हैं। और ऊपर वाले तो अब उनके पास तो है ही नहीं डी एंड एफ फर्स्ट एलिमेंट के पास, वो क्या करेगा फिर? वो करते हैं अपनी नॉर्मल सी पी पाई वाली बॉन्डिंग। डी पाई ओवरलैपिंग होती है उसमें। बट इसकी स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होती है। स्ट्रेंथ इज मोर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो जो है वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स बना पाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स इज मोर। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि अनोमलस बिहेवियर क्यों शो करते हैं जो भी फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो। अब उसके अलावा अब लास्ट में हम बस वो देख लेते हैं कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉकर्स। तो पहली चीज तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरी चीज, ये पी ब्लॉकर्स जो है, पी ब्लॉकर्स फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स विद अदर पी ब्लॉकर्स। अब कोई पूछे कि क्यों आयनिक क्यों नहीं बनाते, तो इसका रीजन आता है फर्स्ट ही पॉइंट से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक्चुअली कम होता है इनमें, तो इस वजह से कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं ये लोग। उसके अलावा क्या है कि इनके ऑक्साइड्स का क्या नेचर होता है? ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक या फिर कभी-कभी न्यूट्रल, और यू कैन से एम्फोट मतलब दीज आर डिफरेंट, बट न्यूट्रल और एम्फोटेरिक भी बन जाते हैं कभी-कभी, बट मोस्टली एसिडिक। क्यों? बिकॉज पी ब्लॉकर्स आर जनरली नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स से तुम्हें क्या मिलता है? नॉन मेटल से जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं मेजरली। उसके अलावा न्यूट्रली एम्फोटेरिक होते हैं, तो वही रीजन है यहाँ पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। एक बार रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या करा। तो सबसे पहले हमने देखा कि पी ब्लॉक में सिर्फ 6 ही ग्रुप्स के होते हैं। तो इसका रीजन होता है कि किसी में एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, किसी में दो है, तीन है, इस तरीके से। एंड देन फिर उसके बाद हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट देखा, जिससे हमें पता चला कि जो
नीचे के एलिमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्यों होते हैं। फिर हमने देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं इन पी ब्लॉकर्स के, वो एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं, जिसका रीजन है एक तो स्मॉल साइज और दूसरा एब्सेंस ऑफ डी एंड एफ सबशेल्स। और उसमें हमने देखा कि एब्सेंस ऑफ डी एंड एफ सबशेल्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि इसकी वजह से क्या है कि मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर डिफर करता है फर्स्ट एलिमेंट और बाकी ग्रुप में, एंड पाई बॉन्डिंग का भी फर्क पड़ता है। एंड देन उसके बाद हमने देखी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉकर्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मूविंग ऑन, हम ग्रुप 13 से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।